Hello and welcome, student. Today we are going to study the first chapter of political science, that is power sharing. What is power? पावर का क्या मतलब यहाँ? पावर उन शक्तियों को कहते हैं जो सरकार के पास शक्तियाँ जो रहती है, लॉज बनाने की, लॉज एंड रूल्स बनाने की पावर होती है, रूल्स को लागू करने के लिए पावर चाहिए, या फिर कोई डिस्प्यूट हो जाने पे उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए पावर को यहाँ पावर कहते हैं, उन शक्तियों को यहाँ पावर कहते हैं. सो we noted last year that in a democracy, all power does not rest with any one organ of the government. तो सरकार के तीन ऑर्गन होते हैं ब्रॉडली. क्या होते हैं? एक लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है एंड जुडिशरी. तीनों ऑर्गन को डिफरेंट पावर शेयरिंग करना पड़ता है. लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं? लेजिस्लेचर इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच मेक्स rules and laws. Executive is that organ of the government that implements and execute rules and laws. And judiciary is that organ of the government which decide over or resolve the disputes in the society. So these are three organs of the government. Legislature में जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा आती है. एग्जीक्यूटिव भारत सरकार या कोई स्टेट गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं. जुडिशरी का मतलब कोर्ट्स होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स के हो सकते हैं. तो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं. एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या होता है? वो लोकतंत्र जिसको बोलते हैं, जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार को डेमोक्रेसी कहते हैं. तो डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों ही ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है और तीनों का पावर शेयरिंग से सरकार अच्छी तरह से चल सकती है. We start with two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. The stories yield some general conclusions about the need for power sharing in democracy. तो इस चैप्टर में दो स्टोरी पढ़ेंगे हम लोग, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका का. दोनों स्टोरीज हल्की डेमोक्रेसीज है कि स्टोरीज है, पर दोनों अलग है. किस तरह से पावर शेयरिंग करते हैं और किस तरह से पावर शेयरिंग करने से नुकसान हो सकता है या फिर फ़ायदा हो सकता है. तो पहले बेल्जियम से स्टार्ट करते हैं. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया than that of Haryana. It has borders with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में जिसकी पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़ है, जो कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा है. बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो कई एथनिक ग्रुप से बनी हुई. एथनिक ग्रुप के मतलब क्या होता है? Ethnic is a word which means a social division based on a shared culture. People belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarity of physical type or of culture or both. They need not always have the same religion or nationality. Ethnic का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लोग, ग्रुप ऑफ सोशल डिवीज़न होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो ये मानते हैं कि उनका जो है कॉमन डिसेंट है, वो कॉमन फोर फादर से आए हैं, क्योंकि उनका जो फिज़िकल टाइप है वो सिमिलर है, या फिर उनका कल्चर बिल्कुल सेम है. ये ज़रूरी नहीं है कि उनका रिलीजन और नेशनैलिटी सेम हो. तो ये एक एथनिक ग्रुप कहलाता है जो कि मानते हैं कि उनका फोर फादर्स सेम थे और वो सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनका फिज़िकल कैरेक्टर्स भी सिमिलर होता है. तो बेल्जियम में डच लोग रहते थे, फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं और जर्मन बोलने वाले लोग रहते हैं. ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच, एंड अनदर 40% ऑफ पीपल लिव्स इन वलोनिया रीजन एंड स्पीक्स फ्रेंच. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक्स जर्मन. जो फ्लेमिश रीजन है
मैप में दिखाते हैं। ये येलो वाली जो रीजन है वो एक फ्लेमिश रीजन है। ये बेल्जियम का मैप है। येलो वाली रीजन फ्लेमिश रीजन बोलते हैं, जहाँ डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। और जो रेड कलर में दिख रहा है वोलोनिया रीजन है, वहाँ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। डच स्पीकिंग पीपल 59% है और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल 40% है। मतलब मेजॉरिटी हो गया डच स्पीकिंग पीपल का। और जो ये शेड स्ट्राइप्स वाला एरिया है वो जर्मन स्पीकिंग पीपल एरिया है, जो कि 1% पॉपुलेशन है। बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है वो है ब्रसल्स। कैपिटल सिटी ब्रसल्स 80% पीपल स्पीक्स फ्रेंच वाइल 20% पीपल आर डच स्पीकिंग। तो पूरा कंट्री में डच स्पीकिंग पीपल के मेजॉरिटी है जो 59% है, और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल 40% है। पर ब्रसल्स जो कैपिटल सिटी है वहाँ पर 80% पीपल लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का मेजॉरिटी ब्रसल्स में है, सिटी कैपिटल सिटी में फ्रेंच पीपल लोग का मेजॉरिटी है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो लोग कंपैरेटिवली रिचर थे एंड पावरफुल थे। दिस वॉज रिजेंटेड बाई डच स्पीकिंग कम्युनिटी विद who got the benefit of economic development and education much later। जो डच स्पीकिंग पीपल थे उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो लेटर आया, बाद में आया। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन डच स्पीकिंग पीपल एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। 1950s और 1960s में क्या होता है कि डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में टेंशंस होने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रिचर थे और वो ज़्यादा पावरफुल थे, जबकि पॉपुलेशन इन द होल कंट्री डच स्पीकिंग पीपल का मेजोरिटी था, सिर्फ कैपिटल सिटी ब्रसल्स को छोड़ करके। द टेंशंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसल्स। ब्रसल्स जो था कैपिटल सिटी था बेल्जियम का, वहाँ टेंशंस कुछ ज़्यादा थे, एक्यूट था, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल लोगों का मेजोरिटी था। 80% पीपल कैपिटल सिटी में फ्रेंच बोलते थे, वो लोग रिच भी थे और ज़्यादा पावरफुल थे। ब्रसल्स प्रेजेंटेड a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. In the whole country Dutch speaking people majority में 59%, पर ब्रसल्स में ये लोग 20% है, तो वहाँ कैपिटल सिटी में ये लोगों का माइनॉरिटी भी रहते हैं। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन just a few kilometers of the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in हरियाणा। तो श्रीलंका जो है वो एक छोटी सी आइलैंड नेशन है हमारे तमिलनाडु के पास में, जिसका पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जो लगभग हरियाणा के बराबर है। श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, दो मेजरली दो बड़े एथनिक ग्रुप्स हैं। एक है सिन्हालिस और एक है तमिल्स। सो श्रीलंका डाइवर्स पॉपुलेशन है। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स 74% एंड द तमिल स्पीकर्स 18%। जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग 18% थे पॉपुलेशन के। तो तमिल्स को भी दो सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक थे नेटिव तमिल्स जो कि पहले से श्रीलंका में रहते थे, उनको श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं, और जो 13% ऑफ द पॉपुलेशन है। द रेस्ट whose forefather came from India as a plantation workers during colonial period are called Indian Tamils। जो कॉलोनियल पीरियड मतलब जब ब्रिटिश लोगों का शासन था, तभी इंडिया से जो गए हुए तमिल्स लोग थे उनको इंडियन तमिल्स कहते हैं, जो कि वहाँ प्लांटेशन वर्कर के तौर पे काम कर रहे थे। एज वी कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसेंट्रेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे वो लोग मोस्टली बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते थे, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू या मुस्लिम रहते थे। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। जो क्रिश्चियंस लोग थे 7% पॉपुलेशन के थे,
उसमें दोनों था, तमिल भी और सिन्हालिस दोनों थे, लेकिन मेजॉरिटी था बुद्धिस्ट फॉलोइंग सिन्हाला स्पीकिंग पीपल। ये है मैप श्रीलंका की। श्रीलंका की मैप है, इसमें जो येलो रीजन है वो सिन्हालिस बोलने वाले लोगों की एरिया है, जो कि बहुत बड़ा एरिया लेती है। फिर आती है ऑरेंज कलर की, जो कि श्रीलंकन तमिल्स की एरिया है। ब्राउनिश एरिया इंडियन तमिल्स की एरिया है, और जो डॉट्स है वो मुस्लिम लोगों की एरिया है। सो मोस्टली तो मेजर एरिया जो है वो सिन्हालिस लोगों के पास में है। सो इस तरह से पॉपुलेशन है इनका। Just imagine what could happen in situations like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of numeric majority and force its will on French and German speaking population. तो हम लोग क्या इमेजिन कर सकते हैं कि बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी थे वो 59% थे पॉपुलेशन के, तो वो अपने न्यूमेरिक मेजॉरिटी को जो 59% जो है ये एडवांटेज ले सकते थे कि हमारे मेजॉरिटी है, हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हम इसका मेजॉरिटी का फ़ायदा ले सकते हैं और अपने जो विल है, अपने जो इच्छाएँ हैं वो फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल पे फोर्स कर सकते थे। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। तो ये क्या हो सकता है कि कम्युनिटीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, विवाद हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। बोथ द साइड्स वुड क्लेम ओवर कंट्रोल ओवर ब्रसल्स। तो ये क्या हो सकता है, ये बहुत बड़ा परेशान करने वाला मसला हो सकता है। ये कंट्री को पार्टीशन भी कर सकता है, कंट्री को तोड़ भी सकते हैं। एक वॉलोनिया रीजन अलग था, एक फ्लेमिश रीजन अलग है। फ्लेमिश रीजन में डच लोग रहते थे, वॉलोनिया रीजन में फ्रेंच लोग रहते थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते थे। तो ये कंट्री को ब्रेक कर सकते थे। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स, और ब्रसल्स को जो कैपिटल सिटी था उस पर दोनों क्लेम कर सकते थे। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द इंटायर पॉपुलेशन, ऑन द इंटायर कंट्री। तो सिन्हाला जो कम्युनिटी थे वो और भी ज़्यादा मेजोरिटी में थे, 74% ऑफ द पॉपुलेशन थे, तो वो इवन बिगर क्लेम कर सकते थे। तो नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दिस कंट्रीज। तो ये बोथ कंट्रीज़ में क्या होता है ये देखते हैं। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब ये श्रीलंका के केस में देखते हैं कि वहाँ पर मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो किया गया। मेजॉरिटी थी सिन्हालाज की जो 74% ऑफ द पॉपुलेशन थे। तो मेजॉरिटेरियनिज्म का क्या नुकसान होता है ये इसको देखते हैं। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by the virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. तो क्या होता है कि श्रीलंका 1948 में आज़ाद होती है और जो लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी थे वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं सरकार में, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी थी। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसे स्टेप्स लेते हैं, ऐसे मेजर्स लेते हैं जो कि मेजॉरिटेरियन को फॉलो करते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो करते हैं, और वो सिन्हाला को सुपरमेसी करने की कोशिश करते हैं कि सिन्हाला उसको ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। In 1956 क्या होता है, एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकोगनाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल्स। तो जो तमिल लैंग्वेज था उसको पूरी डिसरिगार्ड करके वो लोग एक्ट पास करते हैं अपने यहाँ पर, और सिन्हाला को एक ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं। द गवर्नमेंट फॉलोड द प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाती है जो कि सभी को इक्वली फेवर नहीं करती, वो फेवर करती हैं किसको, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशंस थे, नौकरियां में सिन्हाला एप्लीकेंट्स को ज़्यादा फेवर करते थे। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था, नया संविधान था, उनका कानून था, वो बोलते हैं कि स्टेट को बुद्धिज़्म को बढ़ावा करना है, बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करना है और आगे बढ़ाना है। All these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their
लैंग्वेज एंड कल्चर। तो सारा जो गवर्नमेंट मेजर्स थे, जो भी स्टेप्स थे सरकार के, तो वो ऐसा श्रीलंकन तमिल्स को ऐसा महसूस कराते हैं जैसे कि वो लोग अलग हैं, उनको एलिनेट करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं। उनको लगता है कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो सिन्हाना लीडर्स लोगों की थी, वो लोग बिल्कुल भी तमिल्स लोगों के लिए सेंसिटिव नहीं थे, ना ही उनके कल्चर्स लैंग्वेज के लिए कोई भी सेंसिटिव नहीं था। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। तो उनको लगता है, श्रीलंकन तमिल्स को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और जो सरकार के पॉलिसीज़ हैं उनको इक्वल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहे, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं दे रहे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया जा रहा है, और उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो लैंग्वेज है, कल्चर को काफ़ी इग्नोर कर रहे हैं। As a result, the relations between the Sinhala and Tamils communities strained over time। तो ऐसे स्टेप्स, इन ऐसे मेजर्स जो सरकार के थे, इनसे क्या होता है कि सिन्हालास और तमिल्स के जो रिलेशन है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो भी अपना पार्टी लॉन्च करते हैं, वो स्ट्रगल करते, कोशिश करते हैं कि उनका जो अपना लैंग्वेज है तमिल लैंग्वेज, उनको भी ऑफिशियल दर्जा मिले, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो उनको अपना एरिया में ऑटोनॉमी मिले, ऑटोनॉमी मतलब खुद से राज करने को पावर मिले, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थे एजुकेशन और जॉब्स में उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, बराबरी का हक मिले। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड। तो उनका जो डिमांड था, जहाँ पर तमिल्स लोगों की मेजोरिटी थी, वहाँ पर उनका ऑटोनॉमी मिले, खुद से राज करने का अधिकार मिले, लेकिन ये डिनाई किया गया, उनको नहीं दिया गया। बाई 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam in northern and eastern part of Sri Lanka। तो बहुत सारे 1980s में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, क्योंकि तमिल्स लोगों की वो डिमांड करते हैं कि तमिल इलाम यानी तमिल स्टेट, अलग स्टेट को मिले उनको, जिस पे वो खुद से राज कर सके, अपना खुद ऑटोनॉमी पाए इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका है वहाँ पर उनको अलग से ऑटोनोमस प्रोविंस चाहिए था, लेकिन ये डिनाई किया गया। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। जो ये भरोसा, जो अविश्वास था, दोनों कम्युनिटी के बीच में अविश्वास था, वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। इससे क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इट्स सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। तो ये एक सिविल वॉर में टर्न हो जाती है। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। तो ये सिविल वॉर मतलब जो एक ही कंट्री के जो सिटीजन्स आपस में फाइट करते हैं उसको सिविल वॉर बोलते हैं। इसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल को मर जाते हैं। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। बहुत सारे फैमिलीज़ जो है वो कंट्री छोड़ के भाग जाते हैं, दूसरे कंट्री में रिफ्यूज लेते हैं, और बहुत सारे अपने का जो काम धंधा छोड़कर भागना पड़ता है। द सिविल वॉर हैज़ कॉस्ट अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इट एंडेड इन 2009। जो सिविल वॉर थी वो कंट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होती है, सोशली भी, कल्चरली और इकोनॉमिकली भी कंट्री को बहुत नुकसान होता है। और ये सिविल वॉर 2009 में ख़त्म होती है। तो ये नुकसान था मेजॉरिटेरियनिज्म का। अभी देखते हैं केस ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में क्या होता है, वहाँ भी डिफरेंट एथनिक ग्रुप साथ में रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन वो लोग किस तरह से ये डिस्प्यूट इश्यूज़ को हैंडल करते हैं वो देखते हैं। वहाँ कोई सिविल वॉर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ एकोमोडेशन हुआ, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। They recognize the existence of regional differences and cultural diversities। तो ये जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने अलग पाथ चूज़ किया। वो लोग ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं
कि हमारे बीच में डिफरेंसेस है, ठीक है, रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं, भाषाएं अलग है, ये वो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। बिटवीन 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। तो 1970 से लेकर के 1993 के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो संविधान था, उनको 4 बार बदली किया गया, 4 बार उसमें अमेंडमेंट लाया गया, बदली नहीं किया गया, अमेंडमेंट लाया गया, चेंजेस लाया गया, ताकि एक ऐसा सिस्टम को डेवलप किया जा सके, ऐसा कुछ किया जा सके ताकि एक अरेंजमेंट किया जा सके जिसमें सब लोग साथ में रह सके। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। तो वो जो अरेंजमेंट था वो कुछ अलग था, अलग दूसरे कंट्री से कुछ अलग ही था और काफ़ी इनोवेटिव था, बिल्कुल नया था। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। सो इन बेल्जियम द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, जो पूरा कंट्री के लिए जो सरकार बनती है, उसमें नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स सेम होगी, ठीक है, शैल बी इक्वल। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो कुछ ऐसा जो स्पेशल लॉज हैं, कुछ स्पेशल लॉज जो होती है उसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। जो मेजॉरिटी ऑफ जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स क्या है, एक डच स्पीकिंग पीपल है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है और एक जर्मन स्पीकिंग पीपल है। तो मेजरली यहाँ पर डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का बात हो रहा है। तो ये मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ डच स्पीकिंग पीपल एंड द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की जो सहमति लगेगी कुछ स्पेशल लॉज को पास करने के लिए। Thus, no single community can make decisions unilaterally। यूनिलैटरली मतलब खुद से, तो कोई भी सिंगल कम्युनिटी खुद से डिसीजन नहीं बना सकती है। उनको दोनों कम्युनिटी, जो बड़ी बड़ी कम्युनिटी है वो डच स्पीकिंग पीपल है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, उनकी सहमति चाहिए। Many powers of the central government has been given to the state government of the 2 regions of the country। The state governments are not subordinate to the central government। तो बहुत सारी जो पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। ऑफ द 2 रीजन्स, कौन से 2 रीजन्स, एक वॉलोनिया रीजन, एक फ्लेमिश रीजन। द स्टेट गवर्नमेंट जो होती है आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से छोटी नहीं है। ब्रसल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो ब्रसल्स में 80% पीपल फ्रेंच बोलती है और 20% पीपल डच बोलती है, ठीक है। तो ब्रसल्स जो कैपिटल सिटी है उसका सेपरेट गवर्नमेंट है। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि डच स्पीकिंग पीपल सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होल कंट्री के लिए है उसमें फ्रेंच को भी बराबरी का हक दी है, इसलिए ब्रसल्स में ब्रसल जो कैपिटल सिटी है उसका जो गवर्नमेंट है उसमें फ्रेंच पीपल भी वो एक्सेप्ट करते हैं कि डच स्पीकिंग पीपल को भी यहाँ पर बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए डच स्पीकिंग पीपल को, जबकि वो लोग डच स्पीकिंग पीपल ब्रसल्स में माइनॉरिटी में है, लेकिन द होल कंट्री डच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के एक अलग गवर्नमेंट है, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, उसका काम क्या है, हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसका क्या पावर्स है, वो कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ को देखती है। और उसको कौन इलेक्ट करता है, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल लोग इनको इलेक्ट करते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट में। यू माइट फाइंड दैट द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर द पीपल लिविंग इन बेल्जियम। तो बेल्जियन मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर
ये अरेंजमेंट काम करती है, बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार. दे हेल्प टू अवॉइड civic strife between two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. ये जो अरेंजमेंट है काफ़ी हद तक सिविक स्ट्राइफ मतलब सिटिजन्स के बीच में फ़ाइट से, लड़ाई से अवॉइड कर पाई है और जो कंट्री को टूटने से बचाई है. When many countries of the Europe came together to form European Union, Brussels was chosen as its headquarter. ब्रसल्स जो है कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम है, उसे यूरोपियन यूनियन का भी कैपिटल बनाया गया. यूरोपियन यूनियन का भी एक हेडक्वार्टर बनाया गया ब्रसल्स में, क्योंकि वो लोग एक अच्छा बेल्जियन मॉडल दुनिया के सामने पेश किया है. इस वजह से ब्रसल्स को हेडक्वार्टर बनाया गया. किसका? यूरोपियन यूनियन का. यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है. रीड एनी न्यूज़पेपर फॉर 1 वीक एंड मेक क्लिपिंग्स ऑफ न्यूज़ related to ongoing conflicts or wars. A group of 5 students could pool their clippings together and do the following. Classify these conflicts by their location, your state, India, outside India. Find out the cause of each of these conflicts. How many of these are related to the power sharing disputes? Which of these conflicts could be resolved by working out power sharing arrangement? Power sharing मतलब जो शक्तियों का शेयरिंग, डिविजन ऑफ पावर. तो ये एक्टिविटी में क्या बताते हैं कि 5 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं आप लोग, और न्यूज़पेपर में जो एक सप्ताह में जो भी वॉर की या कोई कॉन्फ्लिक्ट की जो न्यूज़ आती है उसको क्लिपिंग्स को काट के आप लोग एक जगह पूल कर सकते हैं और उसको एक क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो किस लोकेशन में फ़ाइट हो रही है, या फिर और फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या कॉजेज़ थे, क्यों लड़ाई हो रही है, और कहीं ये तो पावर शेयरिंग का डिस्प्यूट तो नहीं है, या फिर क्या ये कॉन्फ्लिक्ट को पावर शेयरिंग से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज 2 स्टोरीज ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम? बोथ आर डेमोक्रेसीज, yet they dealt with the question of power sharing differently. बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, पर जो पावर शेयरिंग का जो तरीका है वो डिफरेंट वेज यूज़ किया. इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स. तो ये बेल्जियम के लोगों ने, लीडर्स ने क्या रियलाइज़ किया कि यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल. जो अपनी कंट्रीज़ का जो यूनिटी है बचा कर रखने का एक ही उपाय है कि आप लोग जो दूसरे सारे कम्युनिटीज़ के जो फीलिंग्स है और इंटरेस्ट है उसको रेस्पेक्ट करना है. सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअल एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर. ये रियलाइजेशन से हम लोग क्या पता चल रहा है कि एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट लोगों ने, बेल्जियन लोगों ने किया पावर शेयरिंग. श्रीलंका shows us a contrasting example. श्रीलंका में ये पावर शेयरिंग नहीं होता है. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. तो श्रीलंका में क्या होता है कि majority community पावर शेयर नहीं करना चाहती है और वो डोमिनेट करना चाहती है अदर्स माइनॉरिटी कम्युनिटी पे. तो इससे क्या होता है कि जो कंट्री का जो यूनिटी है वो वीकन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है. अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन. यहाँ एक कार्टून है जिसे बोलते हैं फाइन जर्मन इंजीनियरिंग. द कार्टून एट द लेफ्ट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ रनिंग द Germany's grand coalition government that includes the 2 major parties of the country, namely the Christian Democratic Union and the Social Democratic Party. The 2 parties are historically rivals to each other. They had to form a coalition government because neither of them got clear majority of seats on their own in 2005 election. They take divergent positions on several policy matters but still jointly run the government. तो ये कार्टून है जर्मनी का, जिसमें ये जर्मन गवर्नमेंट को ये एक तरह का कार के रूप में दिखा रहे हैं जिसका 2 स्टीयरिंग है. 2 स्टीयरिंग किसके किसके हाथ में है? एक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एक पार्टी के, और दूसरा पार्टी है
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। दोनों ही पार्टी एक दूसरे के राइवल है, दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं, लेकिन 2005 इलेक्शन में दोनों को ही मेजॉरिटी नहीं मिलता है, लेकिन दोनों साथ में आके एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं, दोनों साथ में ला करके एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं और साथ में चलते हैं। जबकि दोनों का जो पॉलिसी मैटर में जो भी जो सोच है, उनका जो पोजीशन है वो अलग अलग है, पर वो लोग साथ मिल करके एक कोलिजन गवर्नमेंट बना करके एक सरकार चलाते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका है? एक फाइन जर्मन इंजीनियरिंग का, जिसमें दो राइवल पार्टी, दो कंपटीटर पार्टी साथ मिलकर सरकार चलाते हैं जर्मन गवर्नमेंट को। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल? क्यों पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है, होनी चाहिए? 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। तो 2 तरह का रीजन्स हम लोग दे सकते हैं पावर शेयरिंग के लिए फेवर में। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो पावर शेयरिंग क्यों गुड है, अच्छी है? क्योंकि ये मतलब एक हर तरह की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करती है, जो कि अगर किसी तरह कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर मतलब होने के चांसेस को रिड्यूस करती है। सिंस social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. तो सोशल कन्फ्लिक्ट है तो होती है दो या उससे ज़्यादा सोशल ग्रुप्स में जो फाइट हो सकती है, जो कि वायलेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, उससे अवॉइड किया जा सकता है। पावर शेयरिंग क्यों अच्छा है? क्योंकि वो हर पॉसिबल जो संभावना होती है सोशल ग्रुप्स के बीच में टेंशन्स की, कॉन्फ्लिक्ट की, उसको कम किया जा सकता है पावर शेयरिंग की वजह से। जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होती है वो से वायलेंस हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए सोशल कॉन्फ्लिक्ट को जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए पावर शेयरिंग एज अ बेस्ट वे या फिर गुड वे बोल सकते हैं, ताकि पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी ला जा सके। इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर द अदर्स may look like an attractive option in short run, but in long run it undermines the unity of nation. तो कुछ दिनों के लिए, कुछ छोटे टाइम के लिए जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का जो इच्छाएं हैं उनको माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर में इम्पोज करने से लगेगा कि ये अट्रैक्टिव ऑप्शन है, पर ये नहीं है। ये इससे क्या हो सकता है कि लंबे समय में ये जो कंट्री का जो यूनिटी है उसको कमज़ोर कर सकती है। Tyranny of majority is not just oppressive for the minority, it often affects majority adversely as well. जो majority community जो है, जिनकी population ज़्यादा है, उनका जो तानाशाही है वो कुछ दिनों तक ही चल सकता है, लेकिन हमेशा नहीं चल सकता, वो majority को भी नुकसान पहुंचा सकती है। There is a second deeper reason why power sharing is good for democracies. तो ये second reason क्या है पावर शेयरिंग के लिए, क्यों होना चाहिए पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी हुई है। तो जो लोकतंत्र है जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, वो उसका जो स्पिरिट के लिए पावर शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर्स with those affected by its exercise and who have to live with its effects. So people have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. तो ये डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो चुनी हुई सरकार है लोगों की, तो लोगों से कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो जो भी है, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है और जो डिसीजंस है वो उसका सीधा इफ़ेक्ट लोगों को भी पड़ता है। तो लोगों पे जो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि
जो भी सरकार करेगी, जो कानून बनाएगी, उनका जो असर है लोगों पे पड़ता है। तो ये ज़रूरी है कि सारे लोगों को ध्यान रख करके लॉज बनाया जाए। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर्स अ स्टेक इन द सिस्टम। तो जो जायज़ गवर्नमेंट क्या है, जिस पे सारा सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हो और सबको सिस्टम में भागीदारी का हक मिले। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मॉरल। प्रूडेंशियल का क्या मतलब क्या होता है? प्रूडेंशियल मतलब होता है बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कंट्रास्टेड विद डिसीजंस बेस्ड प्योरली ऑन मॉरल कंसिडरेशन। प्रूडेंशियल का मतलब होता है दूरदर्शी, जो आप फ्यूचर के जो गेन और लॉसेस को कैलकुलेशन करके आप हिसाब लगा करके आप जो फैसला लेते हैं उसको प्रूडेंशियल बोलते हैं। भविष्य को ध्यान में रख करके जो फैसला लेते हैं उसको प्रूडेंशियल बोलते हैं। और जो मॉरल होता है वो एथिकली राइट होना चाहिए, जो मॉरली सही होना चाहिए। वाइल प्रूडेंशियल रीजन्स stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasizes the very act of power sharing as valuable। तो जो प्रूडेंशियल रीजन क्या ये स्ट्रेस करती है कि पावर शेयरिंग हमेशा अच्छी आउटकम आपको हमेशा फ़ायदा पहुंचाती है पावर शेयरिंग करने से। और मॉरल रीजंस क्या है? क्योंकि अच्छा है। मॉरल रीजंस का मतलब है कि ये वैल्यूबल है पावर शेयरिंग। एनआईटी स्टडीज़ ये स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आते हैं खलील्स डिलेमा पे। खलील की दुविधा। एज यूजुअल विक्रम वॉज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर अ वॉ ऑफ साइलेंस एंड वेताल वॉज द पिलन राइडर। यहाँ विक्रम और बेताल की कहानी चल रही है। विक्रम मोटर बाइक चला रहा है, बेताल पीछे बैठा है। एज यूजुअल वेताल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम अ स्टोरी टू कीप हिम अवेक वाइल ड्राइविंग। तो बेताल जो होता है पीछे बैठ करके विक्रम को एक कहानी सुनाता है। इन द सिटी ऑफ बेरूत देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड खलील। तो एक सिटी है बेरूत, उसमें एक इंसान रहता है खलील। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़। हिज फादर वॉज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एंड मदर अ सुन्नी मुस्लिम। खलील के जो फादर थे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे और मदर सुन्नी मुस्लिम। दिस वॉज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपोलिटन सिटी। तो ये कुछ नॉर्मल सी बात है, मतलब बड़े शहर में ऐसे होता है। पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज़ दैट लिव्ड इन लेबनन केम टू लिव इन इट्स कैपिटल बेरूत। तो जो भी लोग लेबनन एक कंट्री है मिडल ईस्ट में, इसराइल के पास में एक लेबनन एक कंट्री है जिसका कैपिटल सिटी है बेरूत। तो लेबनन में बहुत सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप रहते हैं। तो दे लिव टुगेदर intermingled yet fought a bitter civil war among themselves. One of the Khalil's uncle was killed in that war. तो लेबनन में भी एक सिविल वार होता है। सिविल वार मतलब लड़ाई सिटीजन्स के बीच में लड़ाई जो होती है वो सिविल वार कहलाती है। उसमें खलील का एक अंकल का डेथ हो जाता है। एट द एंड ऑफ दिस सिविल वॉर लेबनन्स लीडर्स केम टुगेदर एंड एग्रीड टू सम बेसिक रूल्स फॉर पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो यहाँ पर लेबनन में भी कोई एग्रीमेंट बनता है, एक पावर शेयरिंग का कोई एग्रीमेंट बनता है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहते हैं, एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। एज पर दीज रूल्स द कंट्रीज प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथलिक क्रिश्चियन। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी। द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर is fixed for Orthodox Christian sect and that of the Speaker of for Shia Muslim। जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथलिक क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व किया गया, और प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट जो है वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले लोग को मिलेगा। और जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो किसको मिलेगा? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट, जिससे जो कि खलील के फादर का जो सेक्ट है वही सेक्ट जो है उससे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। एंड दैट ऑफ स्पीकर बनने के लिए आपको सिया मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए। अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड द मुस्लिम एग्रीड नॉट टू सीक द यूनिफिकेशन विद नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया। तो क्रिश्चियन इस एग्रीमेंट के वजह से फ्रांस से कुछ मदद नहीं मांगती है प्रोटेक्शन के लिए, और जो मुस्लिम है वो लोग जो पास की जो कंट्री है सीरिया वहाँ से अपने एरिया को जोड़ने की बात नहीं करते हैं,
When the Christians and Muslims came to this agreement, there were nearly equal in population. जब ये एग्रीमेंट बना था तो क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स ऑलमोस्ट इक्वल थे पॉपुलेशन के वाइज, दोनों की जनसंख्या बराबर थी. बोथ साइड्स हैव कंटिन्यूड टू रेस्पेक्ट दिस एग्रीमेंट दो नाउ मुस्लिम्स आर इन क्लियर मेजॉरिटी. तो ये एग्रीमेंट अभी भी है और उसको रेस्पेक्ट किया जाता है, जबकि अभी मुस्लिम्स की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा हो चुकी है. खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बिट. ही इज़ अ पॉपुलर मैन विद पॉलिटिकल एम्बिशन. खलील को ये सिस्टम पसंद नहीं है, उसका एक पॉलिटिकल एम्बिशन है. बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजीशन इज़ आउट ऑफ हिज रीच. खलील का फादर जो था वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन था, जबकि प्रेसिडेंट बनने के लिए मेरोनाइट सेक्ट ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए. ही डज नॉट प्रैक्टिस आइदर हिज फादर्स और हिज मदर्स रिलीजन एंड डज नॉट विश टू बी नोन बाय अदर. उसकी माँ की रिलीजन थी सुन्नी मुस्लिम. ही कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई लेबनन कांट बी लाइक एनी अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी. तो उसको समझ नहीं आता, खलील को समझ नहीं आता है कि लेबनन क्यों नहीं दूसरे डेमोक्रेसी के जैसा हो सकता है. जस्ट होल्ड एन इलेक्शन, अलाउ एवरीवन टू कंटेस्ट एंड हुएवर विंस मैक्सिमम वोट्स बिकम्स द प्रेसिडेंट, नो मैटर विच कम्युनिटी हैज ही कम्स फ्रॉम. तो चाहता है कि ओपन इलेक्शन हो और सभी को कंटेस्ट करने का मौका मिले और जिसको मैक्सिमम वोट मिलता है वो प्रेसिडेंट बन जाए. वाई कांट वी डू दैट लाइक इन अदर डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड. तो वो पूछता है, खलील पूछता है कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते. हिज एल्डर्स who have seen the bloodshed of the civil war tells him that the present system is the best guarantee for peace. तो उसके जो बड़े थे लोग थे, एल्डर्स थे, वो बोलते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है वो बेस्ट है. जो खून खराबा होता है सिविल वॉर का, उससे बचने के लिए दिस इज़ द बेस्ट एग्रीमेंट जो कि पीस गारंटी कर सकता है, जो कि शांति को गारंटी कर सकता है. द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड बट दे हैड रीच द टीवी टावर वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे. बेताल wrapped up quickly and posed his customary question to Vikram. If you had the power to rewrite the rules in Lebanon, what would you do? Would you adopt the regular rules followed everywhere, or as Khalil suggests, or stick to the old rules, or do something else? तो बेताल जो है वो टीवी टावर पहुंच गया, उसका स्टॉप पहुंच चुका है. तो वो एक विक्रम को क्वेश्चन पूछता है कि अगर तुमको, विक्रम को अगर कोई पावर मिल जाए कि लेबनान के रूल्स को दोबारा से लिख सके, तो क्या वो इसमें कोई बदलाव करना चाहेगा. वुड यू अडॉप्ट टू द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर एज खलील सजेस्ट, और स्टिक टू द ओल्ड रूल्स, और डू समथिंग एल्स. तो ये विक्रम से पूछा जा रहा है बेताल के द्वारा कि क्या वो अगर उसको पावर मिल जाए कि दोबारा से लेबनान का कानून लिख सके तो क्या लिखेगा. तो बेताल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ देयर बेसिक्स पैक्ट. इफ़ यू हैव एन आंसर इन माइंड एंड येट डो नॉट स्पीक अप, योर मोबाइल विल फ्रीज एंड सो विल यू. तो बेताल जो है उसको याद दिलाता है विक्रम को कि अगर तुम्हारे मन में कोई आंसर है, अगर तुम नहीं बताए, तुम्हारा जो बाइक है वो फ्रीज कर जाएगा और तुम भी. कैन यू हेल्प द पुअर विक्रम इन आंसरिंग बेताल. फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. द आइडिया ऑफ पावर sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. तो क्या होता है कि पावर शेयरिंग पहले के ज़माना में या पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि अगर पावर टू डिसाइड अगर डिस्पर्स कर दिया गया या फिर ज़्यादा लोगों को दिया गया तो क्विक डिसीजंस करने में बहुत दिक्कत होगा और डिसीजन को इन्फोर्स करने में भी दिक्कत परेशानी होगी. बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये जो भावना थी, ये जो मान्यताएं थी, अभी बदल चुकी हैं डेमोक्रेसी के आने की वजह से. वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर. तो जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र होता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स. तो जो लोकतंत्र होता है उसमें जो पीपल होती है उनकी वोट से सरकार बनी है. तो जो पॉलिटिकल पावर है उसका जो सोर्स क्या है, कहाँ से आई है, पीपल से आई है.
इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये जो पीपल खुद से अपने ऊपर रूल करती है थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डाइवर्स पॉलिटिकल ग्रुप्स, अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स को रेस्पेक्ट किया जाता है, उनकी व्यूज़ को रेस्पेक्ट किया जाता है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। तो पब्लिक पॉलिसी बनाने में सभी के फीलिंग्स को ध्यान दिया जाता है और सभी को ध्यान में रख करके पॉलिसीज़ बनाया जाता है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। तो डेमोक्रेसी में क्या मानना है कि जो पॉलिटिकल पावर हो अधिक से अधिक लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। तो जो अभी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसमें पावर शेयरिंग अलग अलग प्रकार की हो सकती है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन arrangements that we have or will come across. Power is shared among different organs of government, such as legislature, executive, and judiciary. Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different power. तो जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया था कि 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इन तीनों के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो सेम लेवल में है, लेकिन वो अपने अपने एरिया में डिफरेंट पॉलिटिकल पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। सच अ सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ये जो पावर का जो सेपरेशन है इससे क्या इंश्योर किया जा सकता है कि किसी को एक ऑर्गन को अनलिमिटेड पावर नहीं मिलता है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। तो जो पावर डिविजन हुआ है 3 ऑर्गन्स के बीच में जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, इक्वली प्लेस्ड है, इससे क्या हो रहा है, चेक एंड बैलेंस हो रहा है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. So it's a horizontal distribution of power. So last year we studied that in a democracy even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. तो ये लास्ट ईयर ये क्या पढ़ा गया था कि डेमोक्रेसी में जो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो लोग अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं पर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। तो जो मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में, वहाँ जवाबदेही है उनका। सिमिलरली ऑल दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। जो जजेस होते हैं, जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, वो भले ही एग्जीक्यूटिव उनको अपॉइंट करता है पर वो एग्जीक्यूटिव का फंक्शनिंग और जो लेजिस्लेचर का जो लॉज बनाने का जो प्रोसेस है उसमें चेक कर सकते हैं। दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो ये एक दूसरे को चेक कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं पावर, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो कि इक्वली प्लेस्ड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसका जो पावर कर एक्सरसाइज करने का जो स्कोप है, फील्ड है, वो अलग अलग है और एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। सेकंड में क्या आता है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। तो ये वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, जिसमें जो डिवीजन ऑफ पावर है वो डिफरेंट हायर एंड लोअर लेवल के बीच में। पहले हॉरिजॉन्टल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था जिसमें एक ही लेवल के में डिवीजन ऑफ पावर था। अभी क्या था, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, इसमें गवर्नमेंट से डिफरेंट लेवल से उसके बीच में डिवीजन ऑफ पावर है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुआ, रीजनल गवर्नमेंट हुआ, इस तरह से। तो जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल के बीच में जो पावर डिवीजन होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर।
Such a general government for the entire country is usually called federal government. In India, we refer to it as central और यूनियन गवर्नमेंट. तो जो पूरी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, जनरल गवर्नमेंट, उसको फेडरल गवर्नमेंट बोले जाते हैं. और इंडिया में इसको सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि पूरा भारत सरकार होता है, पूरा इंडिया के लिए होता है, या फिर पूरी कंट्री के लिए जो सरकार होती है उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज. तो जो प्रोविंशियल लेवल या फिर जो रीजनल लेवल होती है, छोटे लेवल पे, उसको डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नाम से बोला जा सकता है. जैसे इंडिया में वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट. इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो छोटी होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं. दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज़. तो डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से बोला जाता है. इंडिया में इसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट. इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे आती है. देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स. तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं होती है. बट इन दोज कंट्रीज़ लाइक आवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. तो जहाँ पर भी ऐसे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं, जो संविधान का जो किताब होता है, बुक होता है, लॉ बुक, कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्लियरली ये ले डाउन करती है कि पावर्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या होगी. तो वो पावर डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वॉज रेफ्यूज्ड इन श्रीलंका. दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. फेडरल डिवीजन ऑफ पावर किसको बोलते हैं? या फिर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर डिवीजन होता है, जैसे कि एक पूरे कंट्री के लिए होता है, फिर उससे छोटी जो स्टेट्स होती है उनके बीच में जो पावर डिवीजन होता है, ऊपर से नीचे जो पावर डिवीजन होता है उसको बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स लोअर दैन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत. तो स्टेट गवर्नमेंट से नीचे क्या आती है? म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत. तो उनको भी कुछ पावर्स एक्सटेंड किया जा सकता है. जो स्टेट गवर्नमेंट से नीचे आती है, म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत, जो कि लोअर लेवल में है, उनको भी कुछ पावर दिया जा सकता है. तो वहाँ पर भी पावर डिवीजन हो सकता है. लेट अस कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. तो ये क्या कहते हैं? इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं. वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, जिसपे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है. Power may also be shared among different social groups such as regional, religious and linguistic groups. तो डिफरेंट अलग अलग रिलीजन के अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं. लिंग्विस्टिक ग्रुप्स मतलब जो अलग अलग भाषाएं बोलती है उसको अलग अलग लैंग्वेज बोलती है, उसको लिंग्विस्टिक ग्रुप्स बोलते हैं. कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट. कम्युनिटी गवर्नमेंट किसकी गवर्नमेंट है बेल्जियम में? वो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की गवर्नमेंट है. अलग अलग भाषाएँ बोलने वाली गवर्नमेंट है, जो अलग अलग भाषाओं को रिप्रेजेंट करती है, उसको लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की गवर्नमेंट बोलते हैं. वो जो बेल्जियम में क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट. इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो बहुत सारे कंट्रीज़ में क्या है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट किया गया है जिसमें जो सोशली वीकर सेक्शन है, जो कि सामाजिक तौर पे कमज़ोर लोग हैं, ग्रुप्स हैं, या फिर वुमेन के लिए अलग से लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन किया गया है. उनको से अलग से कुछ पोस्ट दिया गया है. लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री. तो पिछले साल हम लोग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज पढ़े थे इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री. This type of arrangement is meant to be given to give space in the government and administration to diverse groups who otherwise would feel alienated from the government. तो बहुत सारे जो स्टेट असेंबलीज होती मतलब स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट में जो भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उसमें कुछ लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, नहीं तो
वो सोशली वीकर सेक्शन से अगर उनको रिजर्वेशन ना नहीं मिलने से वो लोग एलिनेटेड फील करेगा, सेपरेटेड फील करेगा। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर। तो ये मेथड क्या है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से कम है, उनको भी पावर में एक शेयर मिलेगा। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power। तो पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट है वो दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी अपनी अलग ग्रुप्स बनाती है, प्रेशर ग्रुप्स अपना ग्रुप बनाती है। प्रेशर ग्रुप्स मतलब कोई भी जो ग्रुप्स है अपने काम मनवाने के लिए, जैसे होता है लेबर यूनियन, इस तरह से कोई ग्रुप्स होता है, तो वो अपना control or influence those in power। In a democracy, the citizens must have the freedom to choose among various contenders for power। तो डेमोक्रेसीज में क्या होता है, जो सिटीजन्स है उनको फ्रीडम होता है कि वो अपने जो अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चूज़ कर सकते हैं। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज़। तो ये मॉडर्न डेमोक्रेसी, अभी जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे से कम्पीट करती हैं पॉलिटिकल पावर के लिए। सच कंपटीशन इंश्योर्स द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो ये जो कंपटीशन है ये इंश्योर करता है कि पावर है वो सिर्फ किसी एक इंसान के हाथ में ना हो। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी अलग विचारधारा है, अलग सोच है, और वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स को भी रिप्रेजेंट करती है। तो ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन होता है इलेक्शन में, और जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है उसको रूल करने का मौका मिलता है। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एन एलियंस टू कंटेस्ट इलेक्शन। बहुत बार ऐसा भी होता है कि दो और ज़्यादा पार्टी साथ में मिलकर क्या इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। इफ़ देयर एलियंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म कोलिजन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। तो ये जो है डायरेक्ट काइंड ऑफ शेयरिंग है, जिसमें इलेक्शन से पहले ही दो या उससे ज़्यादा पार्टी एक तरह से एलियंस बनाती है, एक तरह का एक अपना गुट बनाती है और इलेक्शन लड़ती है। अगर वो जीत जाए तो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है और वो पावर शेयर करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप है, जैसे कि इंटरेस्ट ग्रुप क्या है, ट्रेडर्स का अपना ग्रुप होगा, बिजनेसमैन लोगों का अपना ग्रुप यूनियन होता है, ग्रुप होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का अपना ग्रुप होता है, फार्मर्स का अपना यूनियन ग्रुप होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का भी अपना यूनियन होता है। वो भी अपना इंटरेस्ट जो है उसको उस पर फोर्स कर सकते हैं सरकार पे। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कमिटीज़ और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंसेस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो भी ग्रुप्स है, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स है, वो भी सरकार की जो डिसीजन है, पॉलिसीज़ है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, अपने प्रेशराइज कर सकती है अपनी बात को मनवाने के लिए। डिफरेंट जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है अपनी जो इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ा सकती है भाई, या तो वो गवर्नमेंट कमिटीज़ में पार्टिसिपेट करके या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है अपनी जो न्यूमेरिकल पावर्स के बेसिस पे। So here are some examples of power sharing. Which of the four types of power sharing do these represent? Who is sharing power with whom? The Bombay High Court ordered the Maharashtra state government to immediately take action and improve living conditions for the 2000 odd children at 7 children's homes in Mumbai। जो मुंबई हाई कोर्ट है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर देती है कि तुरंत एक्शन लिया जाए और जो लिविंग कंडीशंस है 2000 बच्चों की जो चिल्ड्रन होम में रहते हैं मुंबई में, उनका कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर कौन कौन पावर शेयर कर रहा है? बॉम्बे हाई कोर्ट एक महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। बॉम्बे हाई कोर्ट जुडिशरी का एक पार्ट है और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव में आती है, तो इसको एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग हो रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो स्टेट इन कनाडा हैज़ अग्रीड टू
अ लैंड क्लेम सेटलमेंट विद द एबॉरिजिनल कम्युनिटी। तो एबॉरिजिनल कम्युनिटी क्या हो जाएगा, एक इंटरेस्ट ग्रुप हो जाएगा, एक इंटरेस्ट ग्रुप है, एक सोशल ग्रुप है। और गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो स्टेट क्या है, एग्जीक्यूटिव है। द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेटिव अफेयर्स अनाउंस्ड दैट द गवर्नमेंट विल वर्क विद एबॉरिजिनल पीपल इन अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। द एबॉरिजिनल कम्युनिटी कौन है, एबॉरिजिनल पीपल जो है पहले से जो कनाडा में रहती हैं, वो एक सोशल ग्रुप है। और जो मिनिस्टर है या फिर गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो स्टेट है वो एग्जीक्यूटिव है, जिसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है पावर शेयरिंग का। तो पावर शेयरिंग किसके बीच में हो रहा है, एबॉरिजिनल कम्युनिटी जो कि एक सोशल ग्रुप है या फिर इंटरेस्ट ग्रुप बोल सकते हैं, सोशल ग्रुप है, और गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है। रशिया's two influential political parties, the Union of Right Forces and the Liberal Yabloko movement, agreed to unite their organization into a strong right-wing coalition. They proposes to have a common list of candidates in the next parliamentary election. तो रशिया के दो पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, तो वो लोग पहले ही एग्रीमेंट करते हैं, अलायंस बनाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। और ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कोलिजन बन रहा है इलेक्शन से पहले। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग किया जा रहा है। द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स इन नाइजीरिया गॉट टुगेदर एंड डिमांडेड दैट फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर इट्स सोर्सेज ऑफ इनकम। दे ऑल्सो वांटेड टू नो द फार्मूला बाई विच द रेवेन्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जो वेरियस स्टेट्स हैं नाइजीरिया के, वो फेडरल गवर्नमेंट से कुछ डिमांड करते हैं टू डिक्लेयर इट्स सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। और दे ऑल्सो वांटेड टू नो द फार्मूला बाई विच द रेवेन्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। तो फाइनेंस मिनिस्टर्स, यहाँ क्या हो रहा है कि ये डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है, फेडरल गवर्नमेंट के जो से ये डिमांड करते हैं कि बताया जाए उनको कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है और उनको किस फार्मूला के बेसिस पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सो वी आर हियर, वी कम टू एन एंड ऑफ चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।